लोकतंत्र जो जो बसपा में देखने को मिल ही नहीं रहा है। आप देखिए जिलाध्यक्ष सर्वे कर लीजिए, बसपा के जिलाध्यक्ष कौन कौन है, सब वही हैं। तो ऐसे लोकतंत्र थोड़ा स्थापित होगा। वही कौन है? वही क्या बहन जी के परिवार के हैं या उनके कास्ट के हैं। तो आपको क्या ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए? जिनकी नीति में ही कहीं न कहीं चोरी है, धोखेबाजी है, तो ऐसे लोग जो है हमें नहीं चाहिए। ऐसे लोग के वोट धोखेबाजों का बहुसंख्यक समाज जान रहा है कि उसके साथ में धोखा हो रहा है। ये मौर्य समाज का राजनीतिक उत्थान नहीं हुआ है, तो उस पर भी कोई काम करेंगे? उस पर क्या एजेंडा है? नहीं, मौर्य समाज के लिए स्पेशली कोई उत्थान नहीं होना है। यहाँ पर संतोष गंगवार 8 बार सांसद रहे हैं, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो आपको क्यों लगा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए? आपने भाजपा को क्यों नहीं समर्थन दे दिया? क्योंकि भंवर लाल मौर्य जी यहाँ पर विधायक भी रहे हैं, क्योंकि वो अभी भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। आप इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका सीधा टकराव उनसे होने वाला है। पब्लिक समझदार है, वोटर समझदार है। मैं तो ये कहूँगा कि विचारधारा को समझिए, पीपीआईडी को समझिए। पीपीआईडी करना क्या चाहती है देश के अंदर? बरेली का विकास दोगुना होना चाहिए था, लेकिन आधा रह गया। सबसे बड़ा कारण क्या था कि यहाँ की जो रबड़ फैक्ट्री बंद कर दी गई। रबड़ फैक्ट्री आज चल रही होती तो बरेली का विकास दोगुना से ज़्यादा होता। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और 2 चरणों का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। और बरेली में और आंवला लोकसभा में जो चुनाव है और बदायूं में भी 7 मई को होने वाला है। और बहुत ही रोमांचक यहाँ का चुनाव हो चुका है। सभी पार्टियां पूरे दमखम से अपना चुनाव लड़ रही। तो मेरे साथ विशेष मेहमान है इंडस न्यूज की स्टूडियो में, जो आज आए हैं भूपेंद्र मौर्य जी, जो 25 लोकसभा बरेली के पीपीआईडी पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक जो पीपीआईडी है उसके प्रत्याशी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि किन मसलों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों उन्होंने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया, और पीपल्स पार्टी ऑफ जो पीपीआईडी है, इंडिया की जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, उसका क्या मैनिफेस्टो है, किस तरह से वो इलेक्शन लड़ रही, क्या मुद्दे हैं, सभी विषयों को लेकर बात करेंगे। तो भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। यस, थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आप 25 लोकसभा बरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्यों आपने ये फैसला लिया कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? पीपीआईडी जो आपकी पार्टी है उससे। देखिए, फैसला इसलिए लिया क्योंकि जो 90% हमारा बहुसंख्यक समाज है, उसकी हिस्सेदारी जितनी मिलनी चाहिए हर जगह पर, शासन में, सत्ता में, नौकरियों में और अच्छी जगहों पे, वहाँ पर उनको जो है 10वां भाग भी सही मायने में नहीं मिल पा रहा है। ये जो धोखा हो रहा है बहुसंख्यक समाज के लिए, तो हमें लगा कि ऐसा क्या होना चाहिए। जब तक हम वहाँ बैठेंगे नहीं, हमारे लोग पहुँचेंगे नहीं, हमारी विचारधारा की पार्टी अभी तक मिल नहीं पा रही थी ठीक ठाक। हमें लगा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो कि इन मसलों को लेके आई है, तो हमें लगा ये बहुसंख्यक का हित करना चाहती है। वाकई में ये मिशन और विजन इनका अच्छा है, तो मुझे मौका मिला कि हाँ इससे लड़ सकता हूँ, तो मुझे फिर देने की, और मैं आ गया मैडम। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आप बता रहे हैं कि बहुसंख्यक है उसकी हिस्सेदारी कम है, या ऐसा कोई डाटा है कि हिस्सेदारी कम है? उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, डाटा की बात यह है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे बार बार आता रहता है कि आप देखिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में एक भी प्रोफेसर, एक भी पूरे भारत के अंदर एक भी प्रोफेसर जो है ओबीसी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे डाटा एक नहीं है, सैकड़ों हैं तमाम और विभागों में, जिसका या तो शून्य है या नाम मात्र का 1-2 है अब बात के रूप में। तो ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है बहुसंख्यक समाज के साथ में। तो ये समाज को जगाने का काम जो है पार्टी कर रही है। तो इसलिए मुझे लगा कि पार्टी में टिकट लेके मैं जब आऊँगा, क्षेत्र में फील्ड में घूमूंगा, तो वो ठीक से अपने जो है बहुसंख्यक समाज को जगा पाऊंगा और उनको न्याय दिला पाऊंगा। आप पीपीआईडी से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, तो ऐसा वहाँ से क्या आपका मनमुटाव हुआ कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और आप पीपल्स पार्टी से चुनाव लड़ने लग गए? देखिए, जो मिशन बहुसंख्यक के लिए है वो तो आम आदमी पार्टी पे नहीं है। बहुसंख्यक का जो मिशन है, जो पीपीआईडी लेके चल रही थी, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं थी। हमें उसके अधिकारी पदाधिकारी मिले, उन्होंने हमें बताया कि ऐसा हमारा हम करना चाहते हैं। तो मुझे लगा हाँ ये पार्टी है जो कि वाकई बहुसंख्यक समाज का कुछ भला करना चाहती है, जो कि आम आदमी पार्टी में रह के नहीं हो सकता। मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है
तो इसलिए मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा। लेकिन भूपेंद्र जी, आम आदमी पार्टी तो ये बात करती है कि हम आम आदमी की पार्टी हैं और बहुसंख्यक समाज जो है वो आम लोग ही हैं, सारे गरीब हैं, वंचित तबके के हैं। तो वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें आपको लगी कि नहीं, वो जो ओबीसी SC ST उसकी बात नहीं कर रही है? दिल्ली की सरकार को देख के आपको ऐसा लगा, क्यों लगा आपको? देखिए, 2-3 कारण हैं। अब पहला तो ये कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पूरी नहीं है। मेन चीज़ जो है सुप्रीमोवाद जो छोटी पार्टियों में है, वही सुप्रीमोवाद कहीं ना कहीं वहाँ भी देखने को मिल रहा है। हमें लगा पूर्ण जो है डेमोक्रेटिक उसमें नहीं है, तो इसलिए हमने आपने सोचा कि जब ये सब जो है धोखा कहीं नहीं हो जाए, हमारे एनर्जी का दुरुपयोग ना हो, तो हम समय से जाग गए, तो फिर इस पार्टी में आ गए। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में जो लोकतंत्र होना चाहिए वो नहीं है? जी। अगला सवाल मेरा यह है कि आपने बरेली लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो बरेली लोकसभा में ऐसे क्या मसले हैं कि किसकी हिस्सेदारी के लिए आप लड़ रहे हैं, या क्या मसले हैं जो आप लगता है कि आपको बरेली से लड़ना चाहिए था और यहाँ का सांसद आपको बनना चाहिए? क्यों आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? तो यहाँ से लड़ने का कोई ऐसा मतलब स्वाभाविक बात है, जो व्यक्ति जहाँ रहेगा वहीं से लड़ेगा और लड़ना चाहिए भी। अब हमें अपने क्षेत्र में विकास करेंगे दादा, हमें सकून संतुष्टि मिलेगी, तो इसलिए बरेली को चुना है। और बरेली की जो आप पूछ रहे हो कि बरेली ही क्यों, तो बरेली हर व्यक्ति चाहता है कि जब उसके पास पावर आएगी, जब उसे मौका मिलेगा सेवा का, सबसे पहले अपने गांव में, अपने घर में, अपने क्षेत्र को, अपने शहर को चमकाएगा ना। तो सेवा करने का भाव जो मेरे अंदर है, तो मैं चाहता हूं मैं अपने शहर को, अपने लोकसभा को बढ़िया सा मैं सुख में देखना चाहता हूं, पब्लिक को एकदम सुख में देखना चाहता हूं। बरेली लोकसभा जो है, यहाँ पर संतोष गंगवार 8 बार सांसद रहे हैं, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं और वो भी अगर पिछड़ी जाति से आते हैं तो उनके हित भी करते होंगे। तो आपको क्यों लगा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपने भाजपा को क्यों नहीं समर्थन दे दिया? ये बात ठीक है, बैकवर्ड से आते हैं संतोष जी, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि सभी लोगों को ठीक ठाक वो देख पाए हैं, कर पाए हैं। मतलब विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि जो अति पिछड़ा समाज की जो जातियाँ हैं, छोटी छोटी लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जो है मतलब उनका विकास बाधित है, उनका विकास बाधित है, प्रतिनिधित्व बाधित है। इसलिए मतलब मैं आया हूँ इस क्षेत्र में कि मुझे लगता है ऐसे अन्याय के शिकार लोग, ऐसे लोग जिनका जो है प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग जिनका विकास रुका हुआ है, ऐसे लोगों पर नज़र रखना भी जरूरी है। तो मैंने इस चीज़ को नोट किया है, थोड़ा सा समझा है, और मैं चाहता हूँ ऐसे समाज का जो वाकई 90% समाज को लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे समाज हैं जिनका भी भला होना बहुत आवश्यक है, जिनका जो है विकास करने के लिए मैं जो है इस क्षेत्र में आया हूँ। देखिए, एक और विषय है कि आप मौर्य समाज के लिए काम करते रहे हैं, सामाजिक काम करते रहे हैं, और आप अशोक महान सेवा संघ के अध्यक्ष भी या संस्थापक भी रहे हैं। तो मौर्य समाज का क्या विकास हुआ है, बरेली में क्या स्थिति है उनकी, कितना वोटर है, उसका क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो उनकी क्या स्थिति है? जी, मौर्य समाज का अच्छा विकास हुआ है और मौर्य समाज अच्छी संख्या में है, और मौर्य समाज जग रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है स्थिति अच्छी है और सब कुछ ठीक ठाक जो है होगा। उनका विकास अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा चला है ना पिछले 8 बार में? नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ विकास हुआ है। आप क्या कह रहे हैं? विकास तो वैसे तो व्यक्तिगत मेहनत से तो वो लोग आगे बढ़ रहा है समाज, लेकिन जैसे राजनीतिक तौर पे उसका विकास होना चाहिए, उस ढंग से नहीं हो पाया है। इसी वजह से जो मैं आया हूँ। क्योंकि भंवर लाल मौर्य जी यहाँ पर विधायक भी रहे हैं, तो उनका क्या काम है? उनका काम, क्योंकि वो अभी भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, आप इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका सीधा टकराव उनसे होने वाला है। वो कहेंगे भाजपा को वोट दीजिए, आप कहेंगे कि PPID को वोट दीजिए, तो उनको क्या, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो इसके लिए तो पब्लिक समझदार है, वोटर समझदार है। मैं तो ये कहूँगा कि विचारधारा को समझिए, PPID को समझिए, PPID करना क्या चाहती है इस देश के अंदर है। बीजेपी के तो आपने देखा है, पहले से देख रहे हो है, उसको चेक किया है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, बाकी हो क्या पा रहा है। तो इस चीज़ को तो मैं समझता हूँ हर वोटर थोड़ा समझदार है, वो समझता है। तो PPID के बारे में जैसे ही जानेगा, हमारे लोग जानेंगे, वो सब डाइवर्ट हो जाएंगे। देखिए, बरेली लोकसभा में अभी तक क्या काम किया, भाजपा के जो सांसद रहे हैं उनके काम को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने जो काम किया है या किया भी है नहीं किया है, उनका काम कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बरेली में विकास कार्य के नाम पर ये तो जग जाहिर है, माननीय
संतोष गंगवार जी के बारे में लोग बताते हैं कि बरेली का विकास दोगुना होना चाहिए था, लेकिन आधा रह गया। सबसे बड़ा कारण क्या था कि यहाँ की जो रबड़ फैक्ट्री बंद कर दी गई। ठीक है। लोग बताते हैं रबड़ फैक्ट्री आज चल रही होती तो बरेली का विकास दोगुना से ज़्यादा होता। तो विकास कर रहे हैं या विकास को रोक रहे हैं, तो ये काम बड़ा मुद्दा नहीं, छोटा मुद्दा नहीं है। ये ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं कि बरेली का विकास 4 गुना हो सकता था, लेकिन इन चंद लोगों ने विकास को बाधित करने का काम किया है। इसी वजह से बरेली जो है उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है जैसे कि होना चाहिए। तो आपके एजेंडे में क्या है बरेली के लिए? तो आपने बताया कि मौर्य समाज का राजनीतिक उत्थान नहीं हुआ है, तो उस पर भी कोई काम करेंगे? उससे क्या एजेंडा है? नहीं, मौर्य समाज के लिए स्पेशली कोई उत्थान नहीं होना है, वो तो पूरा हमारा बहुसंख्यक समाज राजनीतिक है। उत्थान, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। समाज जग रहा है और समाज आगे बढ़ रहा है, और जो बाकी समाज भी हैं हाँ। जो जिनका विकास रुका पड़ा है, वो कौन कौन है? ठीक है, उसको जो है हम कह सकते हैं गडरिया, गुर्जर, तेली और जो है धोबी, खटिक, कुम्हार, पाल, इस तरह की छोटी जातियां हैं जो कि इनका विकास रुका हुआ सा है बिल्कुल। नाई, तो इनको जो है आगे आना चाहिए। तो विकास कहना चाहे कि जो विकास की धर्म जातियां पिछड़ गई उन्हें आगे लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या एजेंडा है बरेली के लिए? क्या क्या विकास आपके एजेंडे में क्या विकास करना है? फैक्ट्रियां चलाएंगे, रोड बनाएंगे, क्या करेंगे? तो रोड तो मैं समझता हूँ 90% बन चुके हैं, 10% रह गया है रोड बनने के लिए, वो चलो वो हो जाएगा। और इसके साथ में जो मेन चीज है दोहरी शिक्षा नीति। आप देखिए कि एक बड़ा अधिकारी, बड़ा व्यापारी, बड़े पैसे वाला व्यक्ति अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाता है, और एक आम व्यक्ति जो गरीब परिवार में है वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहा है। ये दोहरी शिक्षा नीति भारत के अंदर सभी नागरिकों के लिए, 90% बहुसंख्यक समाज के लिए बहुत घातक है, ये खत्म कर रही है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज तो बहुत सारी है, लेकिन ये एक शिक्षा नीति, दोहरी शिक्षा नीति, मैं चाहता हूँ पीपीआईडी की सरकार जब आएगी, जो जैसा कह रहा हूँ वैसा ही निश्चित रूप से होगा। एक ही स्कूल में धनपति, करोड़पति, खरबपति और अधिकारी का बच्चा पढ़ेगा, और उसी स्कूल में एक गरीब का, बेसहारे का बच्चा पढ़ेगा। यही शिक्षा होनी चाहिए जिस पे हम ध्यान देंगे। शिक्षा के साथ साथ हम बेरोजगारी पर भी ध्यान देंगे। तमाम तरह के बेरोजगार बेचारे, उनको जो है थोड़ा सा अनाज दे के उन्हें डाइवर्ट कर दी जा रहा है। बताओ, ऐसे परेशान लोग जो थोड़े थोड़े 5 किलो 10 किलो अनाज के लिए अपने हक को खत्म किए जा रहे हैं, उनको आगे सोच नहीं पा रहे कि आगे हमें करना क्या है। तो भारत की नागरिकों को जगाना, उनके देश के प्रति, उनके जो है संविधान के प्रति उनको जो है सजग करना, तब देश बढ़ पाएगा ना। तो धीरे धीरे संविधान, लोग चर्चा का विषय है संविधान खतरे में है। तो संविधान खतरे में क्यों है? संविधान की आज भी प्रस्तावना में जो है वो आज तक लागू नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे हमें ये मेन चीज संविधान के हिसाब से चलना है। और पार्टी जो है, भारत का जो विकास अभी तक 70-75 सालों में होना चाहिए, मुझे लगता है 25% ही विकास हुआ है, 75% बाकी है। तो ये पीपीआईडी पार्टी ही कर पाएगी, बाकी मुझे लगता नहीं है, ना अभी हो पाया ना कभी हो पाएगा। मौर्य जी, एक और विषय है, जिन मुद्दों की आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं, उनकी बात तो बहन कुमारी मायावती जी भी करती हैं। वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप वही बातें करके, आपको क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आप लोग, या कोई वजह है उनसे अलग होने की? उन्हें समर्थन क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने जी। देखिए, मानवर काशीराम जी के टाइम में जब पार्टी चलती थी बसपा, तो उनका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उनके ना होने के बाद नारा चेंज हुआ, सर्वजन सुखाय, या क्या था, सर्वजन हिताय। तो सभी लोग को साधने की बात की गई बाद में, और यही कारण हुआ बसपा का जो है डाउनफॉल आने का। हमारी पार्टी उससे अलग और इसलिए विशेष है क्योंकि वहाँ पूर्ण रूप से लोकतंत्र है। वहाँ पर सुप्रीमोवाद नहीं है, वहाँ पर एक ठेकेदार, एक मुखिया नहीं है। वहाँ पर जो है निरंतर जो है बदलाव, विकास का नियम है, परिवर्तन निश्चित रूप से होता रहता है वहाँ पर। तो वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलते रहते हैं, तो इसलिए लोकतंत्र वहाँ है। आज वहाँ पर पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल वहाँ कोई हमारा साहू राष्ट्रीय हो जाएगा, परसों गंगवार हो जाएगा, उसके अगले दिन कोई वाल्मीकि हो जाएगा, फिर जाटव समाज का हो जाएगा। मतलब कोई भी समाज का व्यक्ति वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है।
ये जो है पूरा सही रूप में लोकतंत्र जो जो बसपा में देखने को मिल ही नहीं रहा है। आप देखिए जिलाध्यक्ष सर्वे कर लीजिए, बसपा के जिलाध्यक्ष कौन कौन है, सब वही हैं। तो ऐसे लोकतंत्र थोड़ा स्थापित होगा। वही कौन है? भाई क्या बहन जी के परिवार के हैं या उनके कास्ट के हैं। तो लोकतंत्र सही मायने में स्थापित तब होगा जब सभी लोग को लेके चले। सिर्फ बात करने से नहीं होता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, काम करने से होगा। आप कह रहे हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन बहन जी ने सर्वजन किया, उन्हें ब्राह्मणों का भी वोट लेना था, बनियों का भी लेना था, क्षत्रियों का भी लेना था। तो आपको क्या ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए? आप लोग बहुजन हिताय बात करेंगे तो बहुजनों के हित में करेंगे, बहुजनों का। देखिए हमें ऐसे ब्राह्मणों का वोट चाहिए जिन्हें लगता है जो पिछड़े अति पिछड़े बेचारे बेसहारे, जो मतलब ऐसे लोग जिनका विकास जो पिछड़ चुका है, उनको आगे बढ़ाने की नियत नीति ऐसे ब्राह्मणों की है तो वो लोग वोट करेंगे और उन लोगों का हमें साथ चाहिए। लेकिन जिनकी नीति में ही कहीं न कहीं चोरी है, धोखेबाजी है, तो ऐसे लोग जो है हमें नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के वोट धोखेबाजों का, हमें अपने जो है लोगों के ही वोट से पार्टी आगे बढ़ जाएगी। तो आपकी पार्टी जो आप कह रहे हैं कि आप किस तरह की नीति अपनाएंगे? जैसे बहुजन हिताय की जो नीति अपनाएंगे, या बाद में आप भी सर्वजन हो जाएंगे? क्योंकि बहन जी भी पहले बहुजन थी, हो सकता है आगे आप सफल हो तो आप भी सर्वजन हो जाएं, ऐसी कोई संभावना है? सर्वजन तो कुदरत भी नहीं कर सकती। हाँ, कुदरत भी सर्वजन नहीं कर सकती। बहुजन सुखाय हम पार्टी कर सकती है। जो लोग बहुसंख्यक हैं, जिन लोगों का विकास कई तरह से पिछड़ा हुआ है, ऐसे लोग अगर पार्टी बनाते हैं तो ऐसे लोगों का विकास निश्चित रूप से होगा, तभी बहुजन सुखाय बहुजन हिताय हो पाएगा। एक और मुद्दा है कि इंडिया गठबंधन बनाया अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बनाया है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी आपकी नज़र में कैसे नेता हैं? देखिए बुराई करने से कुछ होता नहीं है, नेता अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। अखिलेश यादव कैसे हैं? अखिलेश जी भी अच्छे नेता हैं, बैकवर्ड के नेता हैं, लेकिन कुछ तो सुनो, वहाँ पर भी सुप्रीमोवाद है। आप बताइए कि जब आप कांग्रेस की बात करते हैं तो राहुल गांधी की बात करते हैं, जब आप सपा की बात करते हैं तो आप अखिलेश यादव की बात करते हैं, जब आप जो बसपा की बात करते हैं तो बहन जी की बात करते हैं। तो यही तो सुप्रीमोवाद है कि ये मुखिया बदलते क्यों नहीं? आप बताइए, जिन लोगों ने जो बनाया है मिलके कि क्या पूछ रहे थे, तो ये गठबंधन बनाया तो आप लोगों ने उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, सबको मिलके लड़ना चाहिए, आप अलग ही लड़ रहे हैं, तो आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था अखिलेश और राहुल जी को जाके। आम पब्लिक को पता है, बहुसंख्यक समाज जान रहा है कि उसके साथ में धोखा हो रहा है, तो ये पार्टियां जो है उनके जो बहुसंख्यक समाज जग रहा है, उसके जगने के मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। इस वजह से ये लोग ऊपर से जो है मिलके और उनको जो भुनाना चाहती हैं, ये कह के कि हम आपका हित करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाले कहते रहते हैं, करने वाले गरजते नहीं है, वो सीधे बरसते ही हैं। तो हमारी पार्टी जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करेगी, निश्चित रूप से काम करेगी, सिर्फ कहेगी नहीं, जो कहती है करेगी भी। देखिए भूपेंद्र जी, लेकिन टक्कर जो है भाजपा को, वो तो इंडिया गठबंधन नहीं दे रहा है। आप भी कह रहे हैं संविधान खतरे में है, तो आपको इकट्ठा होना चाहिए था उनके साथ, या आप लोग भी टक्कर दे रहे हैं? देखिए ऐसा ना, इंडिया गठबंधन सही है, वो लोग बड़ी बड़ी पार्टियां पहले से रही हैं, अस्तित्व में है, पब्लिक जानती है, चर्चा का विषय है, वो सब पब्लिसिटी है उनकी। हमारी पार्टी अभी नई पार्टी का उदय हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लोग जग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि वो पार्टी बड़ी हैं, बड़ी दिखती हैं, बड़ी है नहीं। वो जो है पब्लिसिटी है, वो पैसे की ताकत है, ठीक है, प्रचार की ताकत है वो। तो हमारी पार्टी जो है मजलूमों की, गरीबों की, बेसहारों की और जो है बहुसंख्यक समाज की पार्टी है। इसलिए जो है नागरिक समाज धीरे धीरे जग रहा है, और जगह जैसी जग रहा है तो वैसी हमारा जो है वोट बैंक धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आज बरेली मोदी जी भी आए थे, कल रोड शो भी करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आ रही हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव खत्म कर देंगे जैसे ही मोदी जी दोबारा आएंगे। तो इस पे आपको क्या लग रहा है? 400 सीटें आ रही हैं और चुनाव खत्म होने वाला है? देखो ये तो सब कह के ना गुमराह कर रहे हैं कि 400 सीटें आ जाएंगी, जो वहाँ तो मुझे लगता है 200-150 भी नहीं आ पाएंगी। आप बताइए, दुगना झूठ बोल के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, भोले वाले सीसारे लोगों को, कि 400 सीटें ला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग क्या है कि किसी भी असत्य बात को, झूठ बात को जोर से बोलो और ज़्यादा बोलो,
तो वही बात पब्लिक को लगने लगती है कि हाँ ये यही हो रहा है, यही हो रहा है, ये सही कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सीटें जो है जो कह रहे हैं उसमें आधी भी नहीं आ पाएंगी। तो बरेली में आपकी टक्कर किससे है, भाजपा से सपा से? तो भाजपा से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो कहीं है ही नहीं हमारे। थोड़ा बहुत टक्कर होगी तो सपा से हो सकती है, क्योंकि वो और पार्टियां भी हमारी जो और पार्टियां भी उधर साथ दे रही हैं, तो इसलिए सपा से हमारी थोड़ी बहुत टक्कर हम मान सकते हैं। बाकी बीजेपी कहीं नहीं है। देखिए आपने कहीं मौर्य समाज को कंफ्यूज तो नहीं कर दिया है? वो भाजपा को देने वाले हैं, कुछ हैरन साहब को, अब आप बीच में आ गए हैं। तो वो कह रहे थे कि पहले ही वो 50-50 बट रहा है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हैरन साहब के पास जा रहा है, अब आप आ गए हैं, तो इससे कंफ्यूजन नहीं फैली है? देखिए, मौर्य समाज की जहाँ बंटने की बात है, पिछले 25 सालों से मैंने अशोक वाहन सेवा संघ के माध्यम से काम किया है। यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह होते चले आए। यहाँ वैवाहिक परिचय सम्मान कई बार हुआ। यहाँ पर जो है सम्राट अशोक की जयंती, सम्राट अशोक के जन्मदिन पर बहुत सारे कई सारे जुलूस, कई सारी मीटिंगें, कई सारे कार्यक्रम विभिन्न तरह के पिछले 20 सालों से होते रहे। बरेली का मौर्य समाज ये तो जानता है कि भूपेंद्र जो है क्या करना चाहते हैं, तो इसलिए अच्छी बात है। कुछ लोग, चंद लोग जो होते हैं तालमेल बना के रखते हैं अच्छे लोगों से भी, उन्हें लगता है ये संपन्न लोग हैं, उनसे तालमेल फोटो खिंचवाने से थोड़ा सा लाभ मिलेगा, वही लोग जो है उनके साथ में दिख रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन समाज हमारा भी जगा हुआ है और वो वोट करेगा, और जैसा लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आपको वोट मिलेगा? बिल्कुल। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोकसभा के जनता को, लोकसभा के लोगों को? देखिए, मैं तो जनता से यह कहूँगा कि आप गुमराह मत होइए। आप सिर्फ सर्च कीजिए, आप मन से दिल पे हाथ रख के सोचिए कि ये जो नेता जिसको जो वोट मांग रहा है आपसे, अखबार, बड़े बड़े अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन देके वोट मांग रहा है, लाखों लाखों मतलब पंपलेट, होर्डिंग तमाम तरह से जो है वो छाया हुआ है पब्लिक में, गाड़ियां पे लाइन लगी हुई हैं। इस पैसे की ताकत को देख के आप गुमराह मत होना। साथियों, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के समस्त वोटर साथियों से मैं आग्रह करूंगा, एक बताना चाहूंगा कि आप पैसे की ताकत को से गुमराह मत हो जाना। आप ये देखना कि कौन नेता क्या कर सकता है, किसका कलेजा है काम करने का। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो बहुसंख्यक समाज की हित की पॉलिसी रखता है, निश्चित रूप से वो उस काम को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जिसकी पॉलिसी ही नहीं है बहुसंख्यक समाज को सोचने समझने और आगे बढ़ाने की, सिर्फ कहने कहने की है, पब्लिक को गुमराह करने की है, तो ऐसे लोगों से आप सावधान हो जाइए, वरना आप सैकड़ों सैकड़ों साल पिछड़ जाएंगे। इसलिए ना पिछड़ने पाए आप, इसलिए समय रहते जग जाइए और अपने लोगों को जगा दीजिए। इस आशा के साथ में जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों ये थे हमारे साथ भूपेंद्र मौर्य जी। इनका कहना है कि पैसे की ताकत से दूसरे लोग लड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि लोगों को गुमराह नहीं होना है, उन्हें वोट करना है। उनका ये भी दावा है कि बरेली में जो मौर्य समाज है वो उन्हें वोट करेगा और उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से काम किया है। बाकी आगे क्या होता है, किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, आप लोग इस इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और देखते रहिए इंडस न्यूज टीवी। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडस न्यूज टीवी के लिए कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाक्य, नमस्कार।